Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 2 Block 1 MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. आज का टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस। जब हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की बात करते हैं तो कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है वो हम समझेंगे। फ्रेंच एंड बेल ने कुछ बेसिक कंपोनेंट बताए थे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस के। फर्स्ट है डायग्नोसिस एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। हमें सबसे पहले कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तभी हम उसको डेवलप करने के बारे में सोच रहे होते हैं। फर्स्ट थिंग तो यही आती है कि हम उसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है। वो कैसे शुरू होगा, जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा किस किस का कलेक्ट करेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी सब यूनिट्स का, और उसमें बाकी कोई यूनिट्स हैं तो उन सब का जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तब पूरा प्रोसेस हमें समझ में आता है कि किस तरह का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या इंटरेस्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के। एंड देन जैसे ही हमें डायग्नोसिस हो गया तब हम पता लगा पाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम एंड उसकी स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है वो, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है जिसमें हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में वर्क कर सकते हैं। एंड देन प्रॉब्लम एरियाज अगर एक से ज़्यादा हैं तो कौन कौन से एरियाज हैं उनको भी हम चेकआउट कर सकते हैं जब हमारे पास एक बार डाटा आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ से शुरू होता है। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो हम जब डाटा कलेक्ट करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज क्या चल रही हैं। जब एक बार ये पता चल गया कि एक्टिविटीज क्या चल रही हैं तो वो हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कंसर्न्स हैं, और किस तरह से हम आगे एक्शन में ला सकते हैं चीज़ें, हम क्या प्लान कर सकते हैं, कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, आगे कैसे करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एंड देन उनको प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम और ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली कौन सी टेक्निक्स ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के बाद किसको हमने डायग्नोस किया, हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस किया, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। जब एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई तो उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कोर्स ऑफ एक्शन। आपने क्या एक्शन प्लान बनाया, अब आप क्या करोगे उन प्रॉब्लम के साथ। सेकेंड स्टेप आ गया ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोसेस में एक्शन प्लान और प्लानिंग स्ट्रेटजी। आप क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी सेट करोगे। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो फिर पूरा कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे ऑफ कोर्स। और एक्सपर्ट्स कौन है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट होते हैं जो, या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्सपर्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स। बेसिकली उनका ही काम होता है एक्शन प्लान बनाना। ओवरऑल वो गोल डिसाइड करते हैं कि क्या गोल होगा जिसको हमें अचीव करना है इसमें। देन बेसिक अप्रोच हम क्या यूज करेंगे गोल तक पहुंचने की वो हम इसमें बनाएंगे। एंड देन सीक्वेंस कैसे रहेगा सारे स्टेप्स का, सो दैट हम उस अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सके। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जब हमने पहले तो प्लान करना होगा कोई भी चीज़, जैसे कि सपोज आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पहले आप प्लान बनाते हो ना कि पहले मैं क्या पढ़ूंगी, उसके बाद आगे क्या पढ़ूंगी। एंड जब आपका एक बार ही आपने वो प्लान बना लिया उसके बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब फिर आप नेक्स्ट डे से आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। तो इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन इट। हमने प्लान बनाया एंड देन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो आप वर्क भी नहीं कर पाओगे। ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो गया। हमने पहले इशू को एड्रेस किया हर एक लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, इंटर ग्रुप लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। जो हमने एड्रेस कर दिया इशू को, फिर हमने प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड किया। नाउ अब उसके बाद क्या, उसके बाद जब हमने एक्शन किया तो अब हमें ये चेक करना है कि वो एक्शन इफेक्टिव था या नहीं था। तो इवेल्युएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्शन, ये थर्ड स्टेप हो गया कि हमने एक्शन का जो असर था वो कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या हुआ, उसके ऊपर हम इवेल्युएशन करेंगे। तो इवेल्युएशन कैसे होगा, जो हमने एक्शन लिया उसके रिजल्ट आए, जो रिजल्ट आए उसको फिर हमने चेक किया
कि क्या हमें जो एम था, जो गोल था हमारा प्लान बनाने का, क्या वो गोल तक हम पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है ऑफ कोर्स, और इसमें बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग भी लगती है, क्योंकि हमें प्रिसाइज फीडबैक चाहिए होता है कि हमने जो भी एक्शन किया उसका क्या रिजल्ट आया। देन सो ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, ये स्टार्ट जब होता है तभी से ही हम इसके फीडबैक लेना शुरू कर देते हैं, सो दैट हमें हर एक स्टेप में पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। अगर प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो कहीं से तो स्टार्ट हुई होगी ना, या कहाँ तक जाके रिजॉल्व होते होते रह गई। सो इसीलिए हर स्टेप के बाद हम लोगों को फीडबैक लेना जरूरी हो जाता है। सिस्टमैटिक अप्रेजल बहुत जरूरी है। जब भी किसी ने चेंज किया, कुछ एफर्ट किया चेंज के लिए, सो हम उनको अप्रेजल देना बहुत जरूरी है उन एम्प्लॉयज को कि हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया, उनको अप्रिशिएट करो, उनको रिवार्ड करो, ये सारी चीजें। एंड देन ट्रेनिंग के प्री एंड पोस्ट बिहेवियरल पैटर्न को भी हम नोटिस करते हैं कि हमने कोई ट्रेनिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के लिए, तो ट्रेनिंग से पहले उनका बिहेवियर कैसा था और ट्रेनिंग के बाद उनका बिहेवियर कैसा रहा, उससे भी हमें ये पता चल जाता है कि ट्रेनिंग कितना इफेक्टिव थी। सो ये भी एक तरह का इवैल्यूएशन हो गया। फिर अगेन अगर हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिल गए प्रॉब्लम के, जो हमने सोल्यूशन प्लान किया था उससे, सो मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और आगे भी हम इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन व्हाट इफ अगर प्रॉब्लम आगे सॉल्व नहीं हुआ, अनरिजॉल्व रह गई, तब आप क्या करोगे? आपको फिर से वही सेम स्टेप से शुरू करना पड़ेगा जहां से हमने पहले शुरू किया था। पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को, तो फिर वो सेम प्रोसीजर ना चलता रहेगा जब तक कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ फोर्थ स्टेप इज इंटरवीनिंग इन द सिस्टम। जब भी प्लान्ड एक्टिविटीज हम बनाते हैं कि ऐसे हम चेंजेस लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो। लेकिन जब हम कोई भी न्यू मेथड इंट्रोड्यूस करते हैं सिस्टम में, जैसे कि सपोज हमने लेबोरेटरी ट्रेनिंग कर दी, एजुकेशन ट्रेनिंग कर दी, प्रोसेस कंसल्टेशन के बारे में बात कर दी, या टीम डेवलपमेंट के बारे में बात कर दी, जो ऑफ कोर्स हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो जब भी प्रॉब्लम अगर अनरिजॉल्व रह गई तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो इंटरवीनिंग इन द सिस्टम का मतलब यही है कि सिस्टम में क्या चल रहा है उसके बीच में घुस के चेक करना कि सिस्टम में इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं। तो जो बेसिक स्टेप, अगर हमें कहीं प्रॉब्लम पता चल गया कि भाई यहाँ प्रॉब्लम है, ये रिजॉल्व नहीं हो रही है, सो फिर से हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक सीक्वेंस क्या होता है? डायग्नोसिस, एक्शन, एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ द एक्शन, एंड देन इंटरवेंशन अगेन, कि फिर से चेक करो इंटरवीन करके कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। नाउ कमिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स। अब हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स के बारे में समझेंगे कि ये लोग कौन होते हैं। ये प्रैक्टिशनर्स वो लोग हैं जिनका बहुत क्रूशियल रोल होता है सारे ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के प्रोसेस में। यानी शुरू से लेके अंत तक जो हमने अभी पूरा प्रोसेस पढ़ा था, डायग्नोसिस से लेके एक्शन प्लान से लेके उसका इवैल्यूएशन, उस सब सारे प्रोसेस में ये इन्वॉल्व होते हैं प्रैक्टिशनर्स। और ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका प्रोफेशन ही ये है कि ये काम करना है अच्छे से। तो ये कंसल्टेंट्स भी दो तरह के होते हैं। एक इंटरनल होता है, इंटरनल वो कंसल्टेंट होते हैं जो कंपनी के अंदर से ही कोई एम्प्लॉय होता है, और एक्सटर्नल कंसल्टेंट वो होते हैं जो बाहर से हायर किए जाते हैं। तो ये प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट्स को, और टॉप मैनेजर्स को भी, और इनके जो जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट हेड्स हैं, स्टाफ ग्रुप्स हैं, उन सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये ट्रेडिशनली अपने कॉमन जो सेट ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज हैं उसको प्रमोट करते हैं, ओपन कम्युनिकेशंस रखते हैं, एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करते हैं, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और इसके ऊपर वर्क करते हैं। सो इनकी जो कॉमन ट्रेनिंग और स्किल्स होती हैं, सारे जितने भी होते हैं प्रैक्टिशनर्स, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, उनको पता होता है, उनकी स्किल्स होती हैं उनके अंदर कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट करना है। उनका एक्सपीरियंस उनको हेल्प करता है कि कैसे सोशल प्रोसेसेस जो ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे कि ग्रुप डायनामिक हो गया, देन डिसीजन मेकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसके ऊपर उनको पहले से ही पता होता है कि कैसे वर्क करना है। सो इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स डाले हुए हैं
के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल ना आपकी डेट में आजकल जो आप देखोगे इनके ट्रेंड्स, उसमें आप देखेंगे कि इन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल वैल्यूज और स्किल सेट्स हैं उसमें और भी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व कर ली हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, कॉम्पिटिटिवनेस, बॉटम राइट रिजल्ट्स, मोर अटेंशन टुवर्ड्स टेक्निकल, स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेटेजिक पार्ट्स। इनके ऊपर वो उनका ज़्यादा ध्यान है, स्ट्रेटेजिक पार्ट्स पे, स्ट्रक्चरल पार्ट्स पे, टेक्निकल पार्ट्स में, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं, अदर देन इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस। सो एंड उसके रेस्पॉन्ड में ये बहुत ज़्यादा क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आजकल मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में है ना, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स सेट के हैं एंड बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, हाईली एजुकेटेड है और उनमें इतनी एनर्जी होती है। सो दैट इज़ वाई ये ज़रूरी हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स जो हैं वो उतने ही स्किल सेट अपने में भी डालें, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकें, जो भी प्रेशर आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस को फेस करना पड़ रहा है उससे वो कोप कर सकें। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की फील्ड्स थी उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा लर्न कर रहे हैं, जैसे कि रिवार्ड सिस्टम्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन के बारे में, टोटल क्वालिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्ट्रेटजीज, इन सब के बारे में भी लर्न करते जा रहे हैं। सो उससे क्या हो गया है कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक चीज़ में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कई चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, वो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स को पे काम कर रहा होता है। तो अगर सिर्फ कंटेंट ओरिएंटेड फील्ड्स के बारे में ही ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल जानेगा तो फिर वो आगे कुछ और हेल्प नहीं करा पाएगा। सो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल जो हैं वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशंस में भी पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि कोई अकाउंटिंग फर्म है वो अब सिर्फ एक ही चीज में नहीं है, वो बाकी चीजों में भी है, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टिंग में भी घुस चुकी है, चेंज मैनेजमेंट में भी घुस चुकी है। अब उनको जो प्रोफेशनल चाहिए वो एक ट्रेडिशनल टाइप का प्रोफेशनल नहीं चाहिए जो उनको सिर्फ इस अकाउंटिंग फर्म के बारे में गाइड करे या उसी से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करे, उनको ऑलराउंडर चाहिए। सो अब ये जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है इन चीज़ों में, वो स्पेशलाइज करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, हेल्थ केयर, वर्क डिज़ाइन, इन सब चीज़ों में भी ट्रेंड हो गए होते हैं। सो अब ट्रेडिशनली जो आता था वो तो आता था, साथ में ये एक्स्ट्रा भी उनको आने लगा है। सो स्पेशल कॉम्पिटेंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट फास्ट हो गया है। वो मैनेजर्स को भी हेल्प कर रहे हैं इसमें कि कैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको डिज़ाइन किया जाए, कैसे मैनेजर्स एंगेज हो सकते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी ये प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो कंपेंसेशन प्रैक्टिस हो गया, वर्क डिज़ाइन हो गई, लेबर रिलेशंस हो गया, प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी हो गई, ये सब में इन प्रैक्टिशनर्स का इन्वॉल्वमेंट हम अब देख सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट सेज दैट आजकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स की जो भी स्किल्स हैं वो आजकल मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद ही सीख चुके हैं। सो उनमें भी इतनी कॉम्पिटेंस आ गई है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किया जाए। सो एंड ये ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हो गए हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर मैनेजर्स को खुद ही ये चीज़ें आती हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोफेशनल की ज़रूरत ही नहीं है। सो इसीलिए जो मैनेजर्स है वो खुद ही इसमें स्मार्ट होते जा रहे हैं, उनमें ऐसी स्किल्स उन्होंने डेवलप कर ली हैं कि जो जनरल मैनेजर स्किल्स के ही अंदर ये वाली ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की स्किल भी आजकल डालने लगे हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ कंपनीज के एग्जांपल दिए हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, हॉलेट पैकार्ड, 3M। इसमें जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ है ना वो खुद ही चेंज मास्टर्स बन गए हैं। उनमें खुद ही इतनी एक्सपर्टीज़ है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट किया जाए, कैसे चेंज लाया जाए, कैसे इनोवेशन लाया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ अब साइकोलॉजी पर्पस से हम समझेंगे इसको एंड देन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वैल्यूज़ जब हम बात करते हैं तो ये एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है। एंड बेसिकली जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक हम मानते हैं किसी इंडिविजुअल में होना चाहिए या किसी ग्रुप में होना चाहिए, वो वैल्यूज़ ही होती हैं। ये हम किस तरह से चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम अपना एक्शन करते हैं किसी एक्टिविटी का, इसको इन्फ्लुएंस करती है हमारी वैल्यूज़। ये ज़्यादा जनरल
जनरलाइज्ड होती हैं, यानी कॉमन होती है, यानी एक ग्रुप की भी एक कॉमन वैल्यूज हो सकती है। एटीट्यूड की अगर हम इन्होंने डिफरेंशिएट किया है एटीट्यूड एंड वैल्यू में, एटीट्यूड की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन की तरफ बन जाती है बिकॉज हमारा कुछ पर्टिकुलर बिलीफ होता है उस ऑब्जेक्ट या उस सिचुएशन को लेकर। किसी का किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, किसी का नेगेटिव होता है। सो जिसका नेगेटिव होगा वो नेगेटिव एटीट्यूड रखेगा उस सिचुएशन को लेकर या उस सिचुएशन में जो लोग थे उसको लेकर। जिसका पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रखेगा अपना एटीट्यूड। सो एटीट्यूड ऐसी चीज है जो चेंज हो सकती है, उस वो और मल्टीपल एटीट्यूड्स भी होते हैं हमारे। जबकि वैल्यूज की अगर बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड है जो हमेशा जनरलाइज रहेगा, मतलब एक पूरे ग्रुप का भी हो सकता है, बिलीफ सिस्टम होता है, इसकी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज होती है, इसके स्टैंडर्ड होता है और ये हमेशा ह्यूमन बींग्स को इन्फ्लुएंस करती हैं वैल्यूज कि हम जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं चॉइसेस में, उसमें से हम क्या चूज करें। तो हम अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली चीज़ों को चूज करते हैं अपनी लाइफ में। सो वैल्यूज म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होती है, ऑनेस्टी पे बेस्ड होती हैं, ओपन कम्युनिकेशन, सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ के अंदर आती हैं। इमोशंस को फील करना, फीलिंग्स, देन शेयर्ड गोल्स, कमिटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें भी वैल्यूज़ के अंदर आती हैं और वैल्यूज़ होंगी तो ही हम ये चीज़ें कर पाते हैं। सो इन्होंने बताया अब ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, ये तो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बता दी इन्होंने वैल्यूज़ और एटीट्यूड का क्या होता है। अब इन्होंने बताया ऑर्गेनाइजेशन अगर वो वैल्यूज रखता है तो वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स के बारे में एक बेनिफिट दिला सकता है, ह्यूमंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ वैल्यूज होती हैं तो। सो स्टीफन रॉबिन्स ने एक्सप्रेस किया कि ह्यूमन वैल्यूज जो हैं वो क्या क्या हो सकती है जो हम देख सकते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल जो है ऑर्गेनाइजेशन में शुड बी ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ऑफ कोर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंसान को रेस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो इस तरह का होना चाहिए जिसमें ट्रस्ट, ओपननेस और सपोर्ट दिखता हो। फिर हायरार्कियल अथॉरिटी और कंट्रोल जो है इसको नहीं होना चाहिए, वो इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं मानना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के बारे में बात की जा रही है। प्रॉब्लम और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको हमेशा देखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए और डिस्गस्टेड भी नहीं करना चाहिए या उसको किसी और तरीके से शो ऑफ नहीं करना चाहिए कि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती नहीं है, कुछ और तरीके से आप बता रहे हो कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी सिचुएशन है। सो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एंड देन जो लोग भी अफेक्टेड हैं चेंज की वजह से, सो वो चेंज में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए उस चेंज को, सो दैट लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उसके ऊपर भी वर्क करना चाहिए। ये सब वैल्यूज के ऊपर आ गया। सो वैल्यू जो है वो की पॉइंट होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का। अगर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट वाकई करना है तो वैल्यूज को स्टिक करके रखना पड़ेगा, वैल्यूज के साथ रहना पड़ेगा। सो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है वैल्यूज। कैसे हम टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर वैल्यूज इफेक्टिवली हम यूज करें, ह्यूमन पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और हेल्थ को हम रियलाइज कर सकते हैं। देन जितने भी चैलेंजेस हैं उसको हम फेस कर सकते हैं, अभी हैं या आगे आएंगे कैसे भी। देन अपॉर्चुनिटी जो है वो वर्क एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करती है ऑफ कोर्स। सो अपॉर्चुनिटीज़ को हम किस तरह से लेते हैं वो भी वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। देन अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है कि इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं कॉम्प्लेक्स या यूनिक, उसको कैसे ये अप्रिशिएट करे, किस किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन उसको हैंडल करेगा, फेस करेगा। तो वैल्यूज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव करता है, साथ में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए वैल्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इसको हम ढंग से यूज़ करेंगे तो वो जॉब सेटिस्फैक्शन को भी इम्प्रूव करेगा एम्प्लॉयज़ में। उनकी नीड, जिस वजह से वो जॉब करने आए हैं, उनकी नीड्स पूरी की जा सकेंगी। और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो वैल्यूज़ है वो प्रॉब्लम ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन की के जो इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व नहीं करता, लेकिन ये एक क्वालिटी ज़रूर देता है ऑर्गेनाइजेशन में। जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ होती हैं अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो राजा एंड मार्गुलीज ने ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में बात की है। उन्होंने बोला है कि ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ जो होती हैं वो लोगों को फंक्शन करने के लिए मोटिवेट करती हैं। जो रिसोर्सेज लोगों को रिसोर्सेज की तरह यूज़ नहीं करते, अगर जिनमें ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं जिन ऑर्गेनाइजेशन में, वो
लोगों को एज अ रिसोर्स नहीं देखेंगे, उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ही देखेंगे। हर एक मेंबर को अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी सो दैट वो अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सके, ज़्यादा इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सके, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सके, इंक्रीज हो सके, अपने गोल तक ऑर्गेनाइजेशन पहुंच सके। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स को एज अ प्रॉफिट की तरह ट्रीट नहीं करना है कि भाई ये इनसे प्रॉफिट निकाल लिया, हो गया काम, ऐसा नहीं करना है। उनको एज अ ह्यूमन बींग ही ट्रीट करना है, एज अ पर्सन ट्रीट करना है जिसकी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नीड्स होती हैं। Now the last topic of today's video is organizational development and organizational effectiveness. इसमें organizational effectiveness को हम पहले समझेंगे। तो US फंडर ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रांट मेकर्स फॉर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन GEO, इन्होंने इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताई थी कि इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो फुलफिल कर सकता है मिशंस, कैसे, जब वो इन एक्टिविटीज को कंबाइन कर दे। साउंड मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, परसिस्टेंट रीडेडिकेशन रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो जब हम परसिस्टेंट रीडेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड साउंड मैनेजमेंट को इकट्ठा करके रिजल्ट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। अलायंस फॉर नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट ने एक और डेफिनेशन दी थी। उन्होंने बोला था ये उस ऑर्गेनाइजेशन की वो कैपेसिटी होती है जहां पे वो लोगों को सस्टेन कर सकता है, एम्प्लॉयज को सस्टेन करता है, स्ट्रेटजीज लगाता है, लर्निंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज को यूज करता है सो दैट वो अपने मिशन को कंटिन्यू कर सके। बारबारा कैबी ने समराइज किए थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑर्गेनाइजेशन में। पहला उन्होंने बताया कि रेलिवेंट प्रोग्राम्स रेगुलरली रिव्यू करने के लिए होने चाहिए हमारे पास, सो दैट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसी भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको हम कंसिस्टेंटली चेक करते रहे कि वो सही चल रही है कि नहीं, और जो हमारी जो नीड्स है और जिस कॉन्टेक्स्ट में हम काम कर रहे हैं उनको हम इवॉल्व करते रहे कि क्या क्या हमारे चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है, हम उसको चेक करते जा रहे हैं। तो यानी रिव्यूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। देन पॉलिसीज एंड प्रोसेसेस जो होते हैं वो भी एफिशिएंट होने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए। मिशन और गोल जो कंपनी का है उससे अलाइंड होने चाहिए हमारे, कि हमने जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो कंपनी के गोल को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। हमारे पास क्लियर फोकस होना चाहिए, आउटकम्स को हम मेजर कर सके, ऐसा होना चाहिए। एंड देन उन्होंने आगे और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि हमारे पास एडिक्वेट एसेट्स होने चाहिए, हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए चाहिए होंगे, वो रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, एसेट्स होने चाहिए। देन फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास होने चाहिए, फाइनेंशियल एसेट्स होने चाहिए। अगर हमें मल्टीपल फंडिंग्स हैं हमारे पास तो वो भी हमारे को हेल्प करता है, जैसे कि हाई लेवल ऑफ अर्नड इनकम होनी चाहिए, एडिक्वेट कैश रिजर्व होना चाहिए, एंडोर्समेंट होना चाहिए। देन मल्टीपल फंडिंग स्ट्रीम्स से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो अगर स्टेबिलिटी है तो हम उस पैसे को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्किल्ड लीडर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट पॉइंट है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हमारे पास स्किल्ड लीडर्स होने चाहिए जिनको पता हो कि कैसे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा सकता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सके। स्किल्ड लीडर्स हमें कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोवाइड कर सकते हैं, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ दे सकते हैं। देन जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी स्किल्ड होना चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स एक साथ जब होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस हमारे पास हो। तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस को यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस तक पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 2 ब्लॉक 1 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा, और सेल्फ स्टडी इज मस्ट, सो प्लीज़ एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो समझ आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्लीज़ शेयर कर दिया करो यार। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।